तो हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो डियर, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स का फोर्थ चैप्टर द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखो ये जो चैप्टर है आपका, ये थर्ड चैप्टर की जैसा ही है और इस चैप्टर से भी 6 नंबर का या 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है आप मान के चलिए 80% थर्ड चैप्टर से मिलते हैं। सब कुछ इसमें थर्ड चैप्टर की जैसा ही है। तो चलते अपने फोर्थ चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे। तो देखो हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, द्विघात समीकरण। तो देखो द्विघात समीकरण को समझने से पहले हमें क्या है, द्विघात बहुपद को क्या है समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हमारा पहला टॉपिक आता है क्या, द्विघात बहुपद। तो हम द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 होती है वह बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। तो देखो आपने अभी तक बहुत सारे बहुपद पढ़े हैं। हमने पिछले चैप्टर में बहुपद एक पूरा चैप्टर पढ़ा था, बहुपद के ऊपर हमने बहुत डीपली बात की थी। तो हमने क्या है उसमें द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद होता है, उसे क्या डीपली पढ़ा था। तो देखो द्विघात बहुपद क्या कहेंगे हम, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, वो क्या है आपका द्विघात बहुपद कहलाता है। तो देखो ये क्या है, एक बहुपद है और इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये क्या द्विघात बहुपद कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये भी क्या है, द्विघात बहुपद कहलाएगा। 3x² + 5, ये भी एक द्विघात बहुपद है। तो देखो द्विघात बहुपद की पहचान क्या है, हम क्या देखेंगे, चर की अधिकतम घात देखेंगे। अगर चर में सभी चरों में किसी बहुपद के सभी चरों में अधिकतम घात 2 होगी तो वो क्या द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है। तो देखो अभी तक हमने क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पढ़ा है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पढ़ा है हमने, है ना। तो देखो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, किस रूप का होता है, वो होता है ax² + bx + c के रूप का क्या द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। यानी कि आपसे कोई कहे कि द्विघात बहुपद को आप कैसे पहचानोगे, तो द्विघात बहुपद को आप पहचानोगे जो ax² + bx + c के रूप में दिखता होगा उससे आप द्विघात बहुपद कहोगे। तो देखो जिसमें ये वाले पद को, अंतिम पद को बोलते हैं अचर पद, इसे क्या बोलते हैं अचर पद। इसे बोलते हैं हम कितना, इस वाले पद को इसे बोलते हैं हम कितना, x का गुणांक। इसे क्या बोलते हैं हम, x का गुणांक। और इसे बोलते हैं हम क्या, x² का गुणांक। इस वाले पद, सॉरी ये गलत बन गया, ये वाले पद को बोलते हैं हम क्या, x² का गुणांक, यानी x² के गुणा में जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, अब आती है बात समीकरण की। तो समीकरण के ऊपर बात करते हैं। तो देखो अब हमारा अगला सेकंड नंबर का टॉपिक आता है क्या, द्विघात समीकरण। कि हम द्विघात समीकरण कहेंगे किसे। तो देखो द्विघात समीकरण हम किसे कहेंगे, जब द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर रखा जाता है तो वह द्विघात समीकरण कहलाती है। यानी जैसे ये द्विघात बहुपद है, क्या है इसका एग्जाम्पल, जैसे ये द्विघात बहुपद था 2x² + 3x + 5। अगर हमने इसे शून्य के बराबर यानी शून्य के तुल्य कर दिया तो ये क्या है, द्विघात बहुपद ना कहला के ये क्या कहलाएगा, एक द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो देखो 90% बच्चों को क्या द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या डिफरेंट नहीं पता होता है। तो देखो द्विघात बहुपद में क्या अंतर हो, द्विघात बहुपद क्या होता है, जब चर की अधिकतम घात 2 होती है और वो शून्य के तुल्य यानी शून्य के बराबर नहीं होता है तो वो क्या द्विघात बहुपद कहलाता है। और जब चर की अधिकतम घात 2 होती है और वो शून्य के तुल्य होता है यानी शून्य के बराबर रखा जाता है तो वो क्या द्विघात समीकरण कहलाती है। तो देखो आपको इन दोनों चीजों में थोड़ा डिफरेंट पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपकी बात आती है द्विघात समीकरण के व्यापक रूप की। यानी द्विघात समीकरण दिखती किस रूप की है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, यानी द्विघात समीकरण दिखती कैसी है। ठीक है, तो देखो आपको पता ही है, तो जब ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, ऐसी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है तो यही द्विघात समीकरण का होगा। तो ax² + bx + c को जब हम शून्य के बराबर रख देते हैं तो ये क्या द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। अगर आपसे कोई कहेगा कि द्विघात समीकरण को पहचानो तो आप क्या है इससे क्या कंपैरिजन कर दोगे, तो इससे क्या आपको द्विघात समीकरण की पहचान हो जाएगी। तो देखो आई होप आपको द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में अंतर पता चल गया होगा। और वैसे ही मैंने आपको बताया था कि समीकरण का मतलब क्या होता है, एक चीज़ मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं। समीकरण का मीन्स होता है, मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ की तुलना करना।
जैसे ये आपका क्या है, किसी व्यंजक की किसी संख्या से तुलना करना। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, कहीं पे 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 4x² माइनस 5x प्लस 3, ये लिखा हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें व्यंजक की व्यंजक से तुलना कर रहे हैं और इसमें व्यंजक की क्या है, संख्या से तुलना कर रहे हैं। तो देखो समीकरण का मीन्स होता है किसी चीज़ की किसी चीज़ से तुलना करना। उस व्यंजक की संख्या से हो सकती है, संख्या की संख्या से तुलना हो सकती है, किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से तुलना कर सकते हैं। मैंने आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो में बताया था पहले कि तराजू जो होता है तोलने वाला, वो समीकरण का सबसे मेन एग्जाम्पल है। तराजू में आपने देखा है हम क्या है, दो पक्षों की तुलना करते हैं। जो भी पक्ष हल्का होता है तो तराजू क्या उधर ही झुक जाता है, जो पक्ष भारी होता है तराजू उधर ही की साइड चला जाता है ना। तो इसे बोलते हैं समीकरण का मतलब होता है सीधे सीधे किसी चीज की किसी चीज से तुलना करना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हमारा अगला टॉपिक आता है क्या, हमने द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर तो समझ लिया, दोनों के व्यापक रूपों को भी देख लिया, दोनों के एग्जाम्पल्स को भी देख लिया। अब हमारा ये चैप्टर का नाम क्या है, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको हल कैसे करते हैं, तो द्विघात समीकरण को हल करने की क्या है, 3 विधि है। सबसे पहली विधि क्या है, गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल। दूसरी विधि है द्विघात सूत्र द्वारा द्विघाती सूत्र, जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। इसके ब्रैकेट में लिख दूं मैं, श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। इसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। और फिर तीसरी विधि है हमारी पूर्ण वर्ग द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, कोई द्विघात समीकरण लिखिए 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम इसको सॉल्व करने के लिए इन 3 मेथडों का यूज करेंगे। पहले गुणनखंड विधि द्वारा इनके फैक्टर करेंगे, इनके गुणनखंड करेंगे, जो मैं आपको पिछले चैप्टर में बहुत ही डीपली अच्छे से समझा चुका हूँ। फिर एक नई चीज आई है यहाँ पर, द्विघाती सूत्र, एक सूत्र आया है, इससे हम इसको क्या है, इन द्विघाती समीकरण को सॉल्व करेंगे और पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल करेंगे। तो देखो मैक्सिमम 90% बोर्डों में तो ये दोनों ही विधि है। 90% बोर्ड में से क्या इस विधि को हटा दिया गया है, तो हम क्या इस विधि को नहीं पढ़ेंगे। मैंने आपको बता दिया है क्योंकि इसको सॉल्व करने की ये विधि भी होती है, लेकिन मैक्सिमम बोर्डों ने इस विधि को हटा दिया है क्योंकि बहुत पुरानी विधि है और बहुत लॉन्ग मेथड है। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे द्विघाती समीकरण है, तो द्विघाती समीकरण में ये क्या है आपका, ये ax² प्लस bx प्लस c के रूप की लिखी होती है। इसे ये क्या, इसका व्यापक रूप है। तो इसमें a वाला जो पद होता है उसका मान कभी भी 0 नहीं होता है। द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद में क्या है, a वाला पद यानी अचर पद a का मान जो होता है, जो x² के गुणांक में लिखा होता है, उसका मान कभी भी क्या है, 0 यानी 0 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, सोचो अगर a का मान हम 0 रख देंगे, a का मान अगर 0 हो गया किसी कंडीशन में, तो ये वाले दोनों पार्ट क्या खत्म हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो चर की अधिकतम घात तो 2 रहेगी नहीं, फिर चर की अधिकतम घात 1 हो जाएगी। तो ये द्विघाती समीकरण ना होगी, ये क्या रैखिक समीकरण बन जाएगी। रैखिक समीकरण यानी एक घात वाली समीकरण बन जाएगी, तो है ना। तो इसमें क्या होता है, द्विघाती समीकरण या द्विघाती बहुपद में क्या होता है, आपका अचर पद a जो होता है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड अभी तक हमने क्या है, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि के बारे में हमें क्या पता चला कि द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की 2 विधि को हमें क्या है पढ़ना है। पहली है गुणनखंडों द्वारा और दूसरी द्विघाती सूत्रों द्वारा। तो हम पहली विधि को क्या है कैसे हल कर, पहली विधि से हम द्विघाती समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल यानी कि हल ज्ञात कीजिए। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स में भी हमने क्या है, इसके मूल यानी गुणनखंड विधि से क्या हल किए थे, यानी हल ज्ञात करना हमने क्या है, अल्फा बीटा आपको याद होगा हमने सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया था आपको। तो देखो हमारी द्विघात समीकरण क्या है, 2x², चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, थोड़ा नीचे से लिख के अच्छे से समझाता हूँ। 2x² माइनस का 5x प्लस 3 बराबर 0। तो देखो अगर द्विघात समीकरण को आपको सॉल्व करना होता है तो आप क्या करते हैं, ये लास्ट वाला अचर पद होता है, इस अचर पद की x² वाले पूरे पद से क्या गुणा करते हैं। तो देखो जब हम 3 की हमने x² से गुणा किया है, आपका x² वाला पूरा पद क्या है, 2x² से गुणा करी तो क्या है आपका 3 दूनी 6x², ठीक है, फिर पद सहित होती है। और हमें क्या है, जोड़ के या घटाकर ऐसी संख्या लानी है जिससे 5x बने। यानी कि हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें लास्ट वाले अचर पद की पहले पद से गुणा करनी है, गुणा करके जो आता है वो लिख लेना है। फिर हमें क्या है, जोड़ के या घटा के ऐसी संख्या लानी है जिससे क्या है आपका 6x² आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, तो हम क्या करेंगे,
जो आपको संख्या मिलती है उसी के आप फैक्टर कर लीजिए। 6 के फैक्टर करें, 2 3 6 और 2 3 क्या मिल गए आपको ना, ऐसी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम -2x की -3x से गुणा करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, प्लस का 6x² मिलेगा। और -x को -2x को और -3x में हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 5x मिल जाएगा। बराबर वो सॉरी माइनस का क्या मिल जाएगा, माइनस का 5x मिल जाएगा। तो देखो हमें जोड़ के या घटा के लाना था माइनस का 5x और गुणा करके लाना था हमें 6x²। तो हमें ऐसी संख्याएं दो मिल गई है क्योंकि हमने 6 के क्या फैक्टर करे, तो हमें ऐसी संख्या मिली 2 और 3, जिसको हम गुणा करेंगे तो 6x² आ जाएगा और जोड़ेंगे तो क्या माइनस का 5x आ जाएगा। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, 2x² माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 3 बराबर 0। इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना। तो देखो यहाँ से पहली कंडीशन से 2x कॉमन आ गया, अंदर बचा x -1 और इधर से -3 कॉमन आ गया, अंदर बचा x -1, ठीक है, बराबर 0। अब ये देखो इन दोनों में देखो x -1 और x -1 फिर से कॉमन आ गया, तो x -1 कॉमन आ गया, फिर क्या बचा 2x -3 ये बचा बराबर 0। अब हम क्या है, हमें क्या है गुणनखंड विधि द्वारा, तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमें द्विघात समीकरण दी थी, तो गुणनखंड विधि द्वारा इसके क्या कर रहे हैं, हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, यानी कि इसको हम किस तरीके से छोटे छोटे पार्ट के रूप में तोड़ के लिख सकते हैं हम, है ना, किस तरीके से समीकरण को गुणनखंडों द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, वो करा हमने, ठीक है। इससे अब हमने इसे सॉल्व कर लिया तो हमें इसकी क्या है शून्य ज्ञात करना है, जो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में समझाया था। तो हम क्या है इसकी अब शून्य से कंपेयर कर देंगे, जो हमारे साथ शून्य चल रहा है तो हम इसकी शून्य से कंपेयर करेंगे। x -1 बराबर कितना हो गया आपका 0, तो x बराबर आपका कितना आ गया, सीधे सीधे 1। और 2x -3 बराबर आपका 0, तो x बराबर आ गया आपका माइनस का 3 उधर जाके प्लस का, और ये 2 इसके गुणा का पहुँच के बट्टे में। तो यानी कि हमारे क्या है समीकरण, हम लिखेंगे क्या अब, समीकरण 2x² माइनस का 5x प्लस 3 के हल, या ब्रैकेट में लिख देना मूल 1,3/2 है ना। यहाँ तक आपको बात समझ गए में आ गई, यानी कि इनके हल क्या है, ये है 1,3/2 है। तो देखो इस ऐसे क्या है, हम क्या है किसी भी द्विघात समीकरण को क्या है गुणनखंड विधि द्वारा क्या है सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको गुणनखंड विधि को से द्विघाती समीकरण को सॉल्व करना समझ में आया हो। अब हम चलते हैं, अगला चैप्टर टॉपिक है हमारा द्विघाती सूत्र द्वारा द्विघाती समीकरण को सॉल्व करने की विधि। तो देखो फ्रेंड, अभी तक हमने क्या है द्विघात समीकरण को हल करने की पहली विधि गुणनखंड विधि को क्या है पढ़ लिया है, और उससे एग्जाम्पल को भी क्या है सॉल्व कर लिया है कि कैसे किसी द्विघात समीकरण को क्या है हम गुणनखंड विधि द्वारा उसके क्या हल या मूल ज्ञात करते हैं। तो देखो अब हमारी सेकंड विधि कौन सी आती है, सेकंड नंबर की, पहला दूसरा वो आता है हमारा क्या, द्विघाती सूत्र, जिसको बोर्ड एग्जाम में अलग नाम से पूछता है कि श्रीधराचार्य सूत्र से ज्ञात करो, श्रीधराचार्य सूत्र। तो देखो द्विघाती सूत्र का यूज कब करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें अभी जो इक्वेशन दी थी 2x² माइनस का कितना 5x और प्लस का आपको कितना दिया था 3, ठीक है, बराबर 0। ये हम एक एग्जांपल लिया था हमने। तो जैसे हमें इस इक्वेशन को क्या है सॉल्व करना है, और हम इसे अगर माना गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तब हम क्या है द्विघाती सूत्र का यूज कर लेते हैं। पहले हम मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि हम गुणनखंड विधि का यूज करें, और कहीं कहीं पर्टिकुलर आपसे पूछता भी है कि इस सवाल को द्विघाती सूत्र से सॉल्व करो। तो देखो द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र होता है आपका x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस का 4ac अपॉन में पूरे के कितना 2a, ये होता है आपका द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र को हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, जो क्या होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस का 4ac अपॉन में 2 है। तो देखो डियर, अब मैंने आपको अभी तक ये बताया था, इस समीकरण को आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करना सिखाया था। अब मैं इसे क्या आपको द्विघाती सूत्र से सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। तो देखो आपको पता ही है इसकी हम इसमें a क्या होगा, या फिर मैं एक बार बता दूं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या द्विघात समीकरण का व्यापक रूप इससे हम तुलना करेंगे तो हमें a b c के मान मिल जाएंगे। तो a का मान क्या आया हमारा 2 आया, कॉमा b का मान आया हमारा कितना -5, और कॉमा c का मान आया हमारा कितना 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। अब हम इसे द्विघाती सूत्र से सॉल्व कर रहे हैं, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है आपका, होता है आपका x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में पूरे के 2a। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हम क्या है x बराबर मान रख देंगे। तो जब हमने x बराबर मान रखा तो v क्या है हमारा माइनस, और ऑलरेडी माइनस का 5 है b का मान, तो प्लस माइनस ऐसे ही चलेगा अंडर रूट में कितना b का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर माइनस का 2 वो सॉरी माइनस का 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए की जगह क्या है हमारा 2 है और सी की जगह क्या है हमारा 3 है। ठीक है, तो इसके ऊपर लग जाएगा पूरे के ऊपर रूट और पूरे के अपॉन में कितना 2 इंटू ए की जगह कितना है 2। तो एक्स बराबर आया हमारा, ये माइनस चिन्ह के अंदर गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा +5 और प्लस माइनस अंडर रूट में 5 का -5 का स्क्वायर भी 25 होगा, 5 का स्क्वायर भी 25 होगा, 25 और 4 दूनी 8 और 8 या 24 -24 और पूरे के अपॉन में कितना 4। यहाँ तक आपको बराबर आपका क्या आ गया 5 प्लस माइनस, जब 25 में से 24 गया तो अंडर रूट 1 और अब पूरे के अपॉन में 4। तो इसी को आगे करके कर लेते हैं हम, 5 प्लस माइनस रूट 1 यानी कि 1 और पूरे के अपॉन में 4। तो हमारे जो आपके शून्य मिले यानी कि वो आपके मूल मिले हमें क्या होंगे 5, एक होगा 5 प्लस 1 अपॉन में 4 और दूसरा होगा क्या 5 माइनस 1 अपॉन में 4। तो देखो x बराबर ये कितना आ गया 5 और ये 6 अपॉन में 4 और कॉमा आ गया 4 अपॉन में 4। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3y, ये आ जाएगा आपका 3/2। तो हमारे मूल यानी कि हल समीकरण के हल क्या आ गए 3/2 कॉमा 1। ठीक है, यही क्या है हमने जब इस समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व किया था तब भी क्या है इसके दो हल या दो मूल जो आए थे यही आए थे 3/2 और 1। तो देखो आपको याद होगा जब हम सेकंड चैप्टर में किसी द्विघात बहुपद को हम क्या है गुणनखंड विधि से सॉल्व करते थे तो उसके दो शून्य का आते थे यानी दो हल आते थे, तो उसे हम क्या है अल्फा कॉमा बीटा से दर्शाते थे, याद होगा आपको है ना। तो देखो इसमें अल्फा क्या हो जाएगा, पहला शून्य 3/2 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 1। तो इसे हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं या ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या अल्फा कॉमा अल्फा, अल्फा बराबर ले लो हम 3/2 और कॉमा बीटा बराबर ले लो आप कितना 1। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये क्या अल्फा बीटा है, अब ये क्या है इसके शून्यक है यानी मूल है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर हमें कोई द्विघात समीकरण दी है उसे हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे पहले अचर पद की इससे गुणा करके हम इनके फैक्टर करके करेंगे, और अगर उससे सॉल्व नहीं होता तो हम क्या द्विघाती सूत्र से भी इस तरीके से इसके क्या है हल यानी मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। हाँ, अगर मैंने आपसे कहा कि भाई मैंने आपको एक द्विघात समीकरण दी है, आप इसे बिना द्विघाती सूत्र से सॉल्व करें और बिना अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करें, बताओ कि इसके जो हल आएंगे यानी इसके जो मूल आएंगे अल्फा बीटा ये आपस में बराबर होंगे या अलग अलग होंगे या 0 से 0 होंगे, या जो मैं आपको द्विघात समीकरण दे रहा हूँ उसका हल है या नहीं है। आपसे मैं ये भी पूछ सकता हूँ। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपसे क्या क्या कहा जाए कोई समीकरण दी जाए, जैसे ये मान लो आप 2x² और माइनस का 5x प्लस 3 बराबर 0, ये मैंने आपको एक समीकरण दे दिया और मैं आपसे कहूँ इस समीकरण को देख के कि भाई आप मुझे बताओ इस समीकरण के जो मूल आएंगे वो कैसे आएंगे, बराबर आएंगे या अलग अलग आएंगे। जैसे ये अलग अलग आए, जैसे एक मूल अल्फा आया हमारा 3/2 और बीटा आया हमारा 1, तो ये क्या अलग अलग है। और माना बराबर भी आते हैं, आपने देखा दोनों के मूल दोनों मूल आते हैं, कहीं पे अल्फा भी 1 आता है और कहीं पे बीटा भी आता क्या आपका 1 आता है ना। तो मैं आपसे पूछूं तो ये कैसी कंडीशन होगी, तो आप क्या करोगे उसको बताने के लिए हमारे मैथ्स में एक नया सूत्र एक और सूत्र बनाया गया है, ये वाला सूत्र मैं आपको देखो उसको हाईलाइट कर दूं। इसे बोलते हैं हम विभक्ति का सूत्र, इसे हम बोलते हैं क्या विभक्तिकर सूत्र, विभक्तिकर सूत्र जिसे हम किससे डी से दर्शाते हैं। तो देखो इसकी हेल्प से तो वो क्या होता है b² माइनस का 4ac। हम इस सूत्र की हेल्प से क्या है बता सकते हैं कि हमारे जो शून्यक होंगे वो आपस में बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, या शून्य जो हमारे शून्यक आएंगे वो क्या कहते हैं इस समीकरण के शून्यक होंगे भी या नहीं होंगे। हम क्या है सूत्र से बता सकते हैं बिना द्विघाती सूत्र लगाए, बिना आपके क्या है गुणनखंड विधि से किसी द्विघात समीकरण को सॉल्व करें, हम इस सूत्र से बता सकते हैं कि उसके जो वो समीकरण है
उसके जो शून्य के वो कैसे होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये समीकरण है, इस मैं आपसे कहूँ कि इसके आप मुझे बताओ शून्य कैसे हैं, आपस में बराबर हैं या फिर अलग अलग हैं या है ही नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इससे इस वाले फॉर्मूले से बता दोगे। तो क्या करोगे, डी बराबर बी क्या था आपका माइनस का 5 था, और बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह आपका 2 इंटू 3, ये हो गया। तो डी बराबर हो गया आपका माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 4 दूनी 8, 8 या 24, यानी कि 25 माइनस 24, यानी कि डी बराबर आ गया आपका कितना 1। तो देखो इसमें क्या आया है, डी का मान ए जीरो से क्या है बड़ा आया है। तो जब डी का मान जीरो से बड़ा होता है तो समीकरण के, तो क्या लिखो आपके द्विघाती समीकरण के, द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, वास्तविक मूल होते हैं जब डी का मान, यदि हमने सूत्र से रख के समीकरण के डी का मान निकाला तो हमें पता चल जाएगा अगर वो जीरो से बड़ा आया तो द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। यदि आपने डी का मान हम आपका कितना आया, डी बराबर आ गया जीरो, यानी कि आपने किसी द्विघाती समीकरण में विभक्तिकर सूत्र का यूज करा और उसे सॉल्व करा तो जीरो आया। तो द्विघात समीकरण के, तो द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल होंगे, क्या होंगे, दो बराबर मूल होंगे, दो बराबर मूल होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर डी का मान क्या आया आपका, जीरो से भी छोटा आया, तो द्विघात समीकरण का कोई हल ही नहीं होगा। तो क्या होगा, द्विघात समीकरण का कोई हल नहीं होगा। हल नहीं होगा। तो देखो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक बात बता दूं, फिर से रिपीट कर दूं। जैसे हमें ये द्विघात समीकरण दी है, इसको सॉल्व करने की दो विधि होती है। पहली होती है आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी होती है द्विघाती सूत्र से श्रीधराचार्य विधि बोलते हैं जिसको। अगर हम कि आपसे कहें कि आप दोनों मेथड को यूज किए बगैर बताइए कि इस द्विघात समीकरण के जो हल आएंगे, यानी कि जो आपके मूल आएंगे अल्फा और बीटा, वो आपस में बराबर होंगे या अलग अलग होंगे या होंगे ही नहीं। कुछ कुछ समीकरण तो ऐसे होती है जिनका हल ही नहीं होता है ना। तो आप क्या है, इस द्विघाती सूत्र का इतना लंबा यूज करके नहीं बताएंगे। आप सीधे विभक्तिकर सूत्र लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें ए बी के जो मान है आप इसे फिल करेंगे। अगर वो मान जीरो से बड़ा आया तो द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो देखो ये समीकरण को हमने इस फॉर्मूले से सॉल्व किया विभक्तिकर सूत्र से, तो इसका जो डी का मान आया वो क्या आया, जीरो से बड़ा आया। तो द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। तो हमने इसके मूल निकाले तो क्या है, 3/2 और 1 आया। तो ये क्या है, दो भिन्न हैं और वास्तव में होते हैं, वास्तविक मूल है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अगर कोई इक्वेशन दी है और उसका मान क्या है, सीधे हमने उसमें उसे विभक्तिकर सूत्र से सॉल्व किया। द्विघाती समीकरण को विभक्तिकर सूत्र से सॉल्व करने पर द्विघात समीकरण के दो क्या है, बराबर मूल होंगे। अगर सॉल्व करने पर जीरो आता है तो द्विघात समीकरण के क्या है, बराबर मूल आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 1 आ सकते हैं, 0 0 आ सकते हैं, 2 2, इस तरीके की कोई भी दो बराबर संख्याएं आएंगी। समझ में आ गई इतनी बात आपको। अगर द्विघात समीकरण का हल करा आपने विभक्तिकर सूत्र से और वो जीरो से छोटा आया यानी माइनस में आ गया, तो उस समीकरण का कोई हल ही नहीं होगा। तो आई होप आपको आपका क्या कहते हैं गुणनखंड विधि और द्विघाती सूत्र में अच्छे से डिफरेंट पता चल गया होगा। इनका यूज कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं, इनके मूलों की प्रकृति पता चल गई होगी। और हमारा एक लास्ट टॉपिक है आपका, ये मूलों का जो है गुणांकों और गुणनफल से क्या संबंध होता है। तो चलते अपने अगले टॉपिक की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हमारा अगला टॉपिक है मूलों तथा गुणांकों में संबंध। यानी कि हमारी जो द्विघात समीकरण होती है, फॉर एग्जांपल 2x² माइनस का 3x, वो माइनस का 5x जैसा भी यूज की थी, जिसका हमने माइनस का 5x और प्लस का 3 बराबर 0, ये क्या आपकी द्विघात समीकरण है। तो जब हम इसके मूल निकालते हैं तो मूल क्या आते हैं, आप इसके अल्फा कॉमा बीटा दो मूल आते हैं जिसे हम अल्फा बीटा से दर्शाते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने देखो याद होगा सेकंड चैप्टर में बताया था मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है आपका माइनस का बी अपॉन में ए। और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है आपका, अल्फा इंटू बीटा होता है आपका सी अपॉन में ए। अब देखो मैं आपको सी ए बी एक बार और अच्छे से क्लियर कर दूं। जब हम इसकी व्यापक समीकरण
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब तुलना करते हैं तो ए क्या है आपका, वो सॉरी बी क्या है, एक्स का गुणांक, तो ये क्या लिखेंगे, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, है ना। तो एक्स का गुणांक है और बाहर से इसमें माइनस लगा होता है फॉर्मूले में। ए क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और आपका फिर क्या आता है, मूलों का गुणनफल सी अपॉन में, यानी कि अचर पद, अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात। तो देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी क्वेश्चन में हमें क्या है, ये द्विघात समीकरण है, हमें क्या द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे हम हमारे साथ क्या होता है, हमें द्विघात समीकरण के मूल दिए होते हैं और हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करनी होती है। तो देखो द्विघात समीकरण को, द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला क्या है आपका, द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला, बनाने का सूत्र क्या होता है आपका, वो सूत्र होता है आपका क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में लिख दो आप एक्स, सॉरी यहाँ एक्स आएगा, और एक्स अल्फा इंटू बीटा और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र होता है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। अगर जैसे आपको क्या है, अल्फा इंटू बीटा दे दे, यानी कि किसी द्विघात समीकरण के शून्यक दे दे और आपसे कहे कि द्विघात समीकरण बताइए, तो आप क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का गुणा कर देंगे और अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे और ऐसे इस समीकरण में रख देंगे। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र होता है। अब मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन में, और मूलों का गुणनफल होता है आपका सी अपॉन में। तो मैंने आपको देखो ये सीधा सा तरीका है, ये एक फॉर्मूला है, मैंने आपको दूसरे उसमें बताया था। हम क्या कर रहे थे, अगर हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है और अल्फा बीटा दिया है तो हम अल्फा बीटा को जोड़ते हैं और उनकी क्या इस तरीके से तुलना कर देते हैं। तो हम क्या बी का मान निकालते हैं और ए का मान निकालते हैं और सी का मान निकालते हैं और ए का मान निकालते हैं, उसे फिर इस समीकरण में रख देते हैं। तो ये दोनों तरीके ही क्या है, किसी द्विघात समीकरण को बनाने का तरीका होता है, ठीक है। तो चलते हैं हम, अगर जैसे किसी समीकरण के दो मूल दिए उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो फ्रेंड, मैंने इस लास्ट वाले क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है। तो हमारा एग्जांपल क्या कह रहा है, किसी द्विघात समीकरण के मूल 3/2 और 1 है, तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कि मूल यानी कि अल्फा, अल्फा बराबर आपको कितना दिया, 3/2, और बीटा बराबर आपको कितना दिया है, सीधे सीधे 1। तो देखो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे हम, कितना होता हो गया, 3/2 प्लस 1 बराबर हम करेंगे, इसे क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 2, ये 2 की यहाँ गुणा हो जाएगी और 2 बराबर आपका कितना आ गया 3, और ये हो गया आपका 5/2, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे अब हम, शून्य, देखो हमने क्या दिया है, किसी द्विघात समीकरण के मूल, मूल यानी शून्यक, मूल हल शून्यक तीनों चीजें एक ही है। तो अल्फा क्या है हमारा 3/2 और बीटा क्या है आपका 1 है। तो वहां हमें द्विघात समीकरण यानी कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, वो हमने निकाल लिया, और हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा निकाल लेंगे। तो 3/2 गुणा 1 बराबर कितना हो गया आपका 3/2। यहाँ तक आप समझ गए। फिर मैंने आपको बताया था द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है आपको अगर, और आपको द्विघात समीकरण के मूल दिए तो कैसे ज्ञात करते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र मैंने बताया था आपको, ज्ञात करने का सूत्र वो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। वो क्या होता है आपका, आपका होता है द्विघात समीकरण को ज्ञात करने का सूत्र होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये आपका क्या द्विघात समीकरण को ज्ञात करने का सूत्र होता है। यहाँ तक आप समझ गए हैं, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही लिख देंगे, माइनस एक्स भी ऐसे ही लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आया है 5/2, 5/2, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा आया हमारा 3/2। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x/2 प्लस का 3/2 बराबर आ गया आपका 0। तो देखो अब हमें क्या है, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसकी 2 की यहाँ गुणा हो जाएगी, तो 2x स्क्वायर माइनस का 5x
प्लस का 3 और पूरे के बट्टे में कितना हो गया आपका 2 और बराबर 0। ठीक है, अब इस समीकरण को आप यहाँ देखिए, तो देखो ये भाग का 2 इसके गुणा में चला जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 2x² प्लस सॉरी माइनस का 5x और प्लस का 3 बराबर 0 बचेगा, यानी कि मैं लिख दूँ 0 गुणा 2 बचेगा, तो हमारा आ गया 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0। ये आपकी द्विघात समीकरण आ गई है। तो देखो ये वही एग्जाम्पल है जिसको मैंने आपको पहले बताया था। तो हम क्या कर रहे थे अभी तक, इस द्विघात समीकरण से क्या शून्य ज्ञात कर रहे थे। अब हमें क्या है, तो इसके शून्य क्या आ रहे थे, हमने पिछले उसमें ज्ञात किया है 3/2 और 1 आए थे। अब हमें शून्य पता है तो हम द्विघात समीकरण बनानी है तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो। तो देखो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही बेसिक और बहुत अच्छा चैप्टर है। तो देखो अभी तक की आपकी जो भी वीडियो है उन सभी के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो कि हैंडमेड नोट्स हैं और बिल्कुल फ्री नोट्स है, जिसका लिंक क्या है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ओके।